यहाँ पर जो जेट एम्प्रेस होती है वो बैठे बैठे किसी के बारे में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने एक बंदा आता है और कहता है कि मैं आपको ग्रीट करता हूँ, मेरा नाम ह्यूनवो है और मैं ब्लैक लोटस जो गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर हूँ। यहाँ पर जो जेट एम्प्रेस होती है वो ब्लैक लोटस के बारे में सोच रही होती है कि यहाँ पर मेरे को कहा गया था कि ये लोग मेरी मदद करने वाले हैं। तो थोड़ा सीन पास्ट में चलते हैं। यहाँ पर जो डेमन लॉर्ड था उसे बता रहा होता है कि वेल अगर तुम जस्टिस एलाइंस की टेरिटरी के अंदर चली जाओ और अगर तुम्हें ना पता हो कि आगे तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास में लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो, लैक ऑफ मतलब न्यूज हो, तो तुम एक काम करना, किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाना और उसके ऊपर लाल कपड़ा लगा देना, जिसकी वजह से जस्टिस एलाइंस टेरिटरी के अंदर हमारे जितने भी जो ब्लैक लोटस यूनिट के लोग हैं फैले हैं वो तुम्हारे पास में आ जाएंगे और तुम्हारी हर जो मदद है जो कि वो कर सकते हैं वो करेंगे। इस पर जो जेट एम्प्रेस होती है वो कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो जो मेरी लोकेशन वो एक्सपोज हो जाएगी। यहाँ पर जो मतलब डेमन लॉर्ड होता है वो कहता है कि तुम्हें इस चीज का टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही अगर तुम्हारी जो लोकेशन वो एक्सपोज हो जाएगी तो भी यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी कोई भी नहीं बिगाड़ सकता है। जेट एम्प्रेस यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में मन में सोच रही होती है कि वेला हाँ ये बात तो सही है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता है, लेकिन अभी मैंने जब ये चीज यूज कर ली है तो यहाँ पर मेरा जो सीनियर ब्रदर या जो डेमन लॉर्ड है उसे मेरे लोकेशन के बारे में एग्जैक्ट पता चल चुका है, क्योंकि ये जो ब्लैक ऑक्स यूनिट है वो सीधा के सीधा यहाँ पर जो डेमन लॉर्ड है उसके डायरेक्ट अंडर में आती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी मतलब ये जेट एम्प्रेस होती है उस बंदे की तरफ देखने लगती है। वहीं पर जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि वेल मैं यहाँ पर है ना काफी ज्यादा ही लैक ऑफ टैलेंट हो, लेकिन मैं आपका जो मिशन है उसकी यहाँ पर पूरा करने के लिए पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। फिर जो जेट एम्प्रेस होती है उसे पूछ रही होती है कि वेल अभी जो जस्टिस एलाइंस है उसकी सिचुएशन कैसी है। वो बंदा बताने लगता है कि कुछ ही समय पहले यहाँ पर एक मास्टर आया था जिसने एक रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे लोगों को मार दिया था जस्टिस एलाइंस के। तो जो जस्टिस एलाइंस के लोग हैं अभी वो उसी बंदे को ढूंढ रहे हैं और वो सारा का सारा सीन बता देता है कि अपने हमसे ने किस तरीके से इन लोगों को मारा था वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पर है ना जो अपनी जेट एम्प्रेस होती है वो पूछती है कि क्या उसने लाल कपड़े को पहन के रखा था और उसके चेहरे पे स्कार था, जिस पर ये बंदा काफी हैरान होता है और कहता है कि आपको कैसे पता। वहीं पर जो जेट एम्प्रेस होती है वो कहती है कि वेल वो बंदा कोई और नहीं बल्कि जो जुआन काउंटी के अंदर जिसने सिचुएन को मारा था ये वही बंदा है। ये वाली बात को सुनकर तो वो बंदा भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि अच्छा तो ये और कोई नहीं बल्कि वही अननोन मास्टर है जिसकी बातें पूरे के पूरे मुरी में अभी यहाँ पर चल रही है। फिर जो जेट एम्प्रेस होती है उससे कह रही होती है कि उसकी जो डेस्टिनेशन है वो बाइक रिजू विलेज है, तो क्या तुमने इस टाइप की कोई भी विलेज या फिर किसी लोकेशन का नाम सुना है। वो बंदा कहता है कि हाँ मैंने इस टाइप के लोकेशन का नाम सुना और हम थोड़े समय से इसे इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में यहाँ पर है ना सप्लाईज लेके जा रही है। सुनने में आया है कि वहां पर एक कास्टल को भी बना दिया गया है। अब यहाँ पर जो मतलब जेट एम्प्रेस होती है वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे को वहां पर ले चलो। अब इस पर वो बंदा कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। वहीं पर हम देखते हैं जो अपनी जेट एम्प्रेस होती है वो खिड़की से बाहर देख रही होती है एंड मन में सोच रही होती है कि सिमो आखिर तुम्हारे पिछले इन 10 सालों में तुम्हारे साथ में हुआ क्या था जिसकी वजह से तुम इतने ज्यादा पावरफुल बन गए। और मुझे जैसा कि याद है तुम उस फोरबिडन डेमन पैलेस की केव के अंदर कोलैप्स हो गए थे, तो आखिर उसके बाद में क्या हुआ। सीन से उड़ता है और हम देखते हैं अपना हमसे किसी ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर मतलब एक खाना बनाने वाली दुकान होती है। वहां पर हम एक बुढ़िया को देखते हैं जिसका जो नाइफ चलाने का तरीका होता है वो काफी ज्यादा शार्प होता है। अपने हमसे से नोटिस करता है कि वो यहाँ पर नूडल बना रही है। तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये कोई असेसिनेशन है जो कि यहाँ पर मतलब असेसियन है जो कि बाकी मनुआ के अंदर होता है जो कि अपने हमसे को छुपकर मारने का कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल सी बुढ़िया। फिर हम देखते हैं वाइस लीड को जिसके मुंह से पानी आ चुका होता है। यहाँ पर अपना हमसे उसे कह रहा होता है कि वेल ये जो नूडल है वो तो मतलब काफी ज्यादा अच्छे स्मेल कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं जो वाइस लीड होता है वो बेंच पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि फाइनली मैं इतने समय बाद में कोई अच्छा खाना खा पाऊंगा। फिर जो बुढ़िया होती है उन दोनों को खाना परोस देती है और अपने हमसे से कह रही होती है कि तुम्हारे साथ तो कुछ ज्यादा ही भूखा है। वो मतलब 2 नूडल खा गया इतनी सी देर में। इस पर अपने हमसे कहता है कि हाँ हम लोग काफी ज्यादा दूर से आए हैं। फिर वो अपने हमसे पूछते हैं कि वेल आखिर तुम लोग कहाँ पर जाने वाले हो। अपना हमसे कहता है कि मैं अपने वापस से घर पर जा रहा हूँ। बुढ़िया पूछती है कि आखिर तुम्हारा घर कहाँ पर है। अपना हमसे कहता है कि वेल ये बाइक रिजू नाम के एक विलेज के अंदर है और ये जो बाइक रिजू विलेज है वो काफी ज्यादा सीक्रेट पैलेस है, तो तुमने सही से इसको नहीं सुना होगा इसका नाम। लेकिन तभी हम देखते हैं जो बुढ़िया होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम बाइक रिजू विलेज के अंदर जाने वाले हो। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर अपना हमसे पूछता है क्यों क्यों तुम जानती हो बाइक रिज विलेज को। वो बुढ़िया कहती है कि हाँ वहां पर बहुत ही ज्यादा है ना स्केरी पीपल रहते हैं। अपना हमसे कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वो बुढ़िया बताने लगती है कि आज से 16 साल पहले उस विलेज के अंदर बहुत सारे मोरिम के लोग इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद से मैंने कभी भी जो बाइक रिज विलेज है उनके लोगों को बाहर आते हुए नहीं देखा और 16 सालों से यहाँ पर बहुत ज्यादा सप्लाईज उस बाइक रिज विलेज के अंदर भेजी जा रही है। मुझे इस बात का पक्का से पता है कि वहां पर कुछ ना तो कुछ चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है मुझे इसके बारे में अंदाजा नहीं है।
यहाँ पर अपना हमसे सोच रहा होता है कि अच्छा, तो जंगल हवी ने पूरी तरीके से जो विलेज है उसे अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया है, और मुझे लगता है कि उसने अब तक तो जो पूरा का पूरा कास्टल है उससे भी पूरी तरीके से बना लिया होगा। फिर यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो कह रहा होता है कि वेल, आपने मेरे लिए इतना ज़्यादा रिस्क उठाया, आई मीन जो बाइग्री जो विलेज है उसके बारे में अगर कोई बात भी करता है तो उसकी जान पर खतरा आ जाता है, तो आपने ऐसा रिस्क उठाकर भी मुझे इसके बारे में अवगत कराया, इसके लिए आपका थैंक्स। बुढ़िया कहती है कि इसमें थैंक्स जैसा क्या है, तुम मेरे बेटे जैसे दिखाई देते हो इसलिए मैंने तुम्हारा मदद किया। फिर अपने हमसी का नजर पड़ता है वहां पर पड़ी एक वैगन के ऊपर, जहां पर अपना हमसी उस बुढ़िया से पूछता है कि आप मुझे इसे बेचना चाहोगे। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं जो अपना हमसी एंड जो वाइसलेट होते हैं वो अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो वेगन होती है अपने हमसी ने उस बुढ़िया से खरीद ली होती है, और इसे कोई और नहीं बल्कि अपना और बेचारा जो वाइसलेट होता है वो यहाँ पर खींच रहा होता है। वाइसलेट कह रहा होता है कि भाई आगे मतलब तेरे अंदर शर्म नहीं है क्या, तू भी थोड़ी मदद करा सकता है मेरी, लेकिन तू तो बस वहां पर खड़े खड़े यहाँ पर एकदम आराम से चल रहा है। अपना हमसे कहता है कि बातें बंद करो, हमें जल्दी से पहुंचना है, इसलिए अपने जो कदम है वो जल्दी जल्दी उठाओ। इस पर वाइस लीडर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है कि एक बार के लिए तू इसको खींच के तो देख, तेरे को पता चलेगा कि कितना ज्यादा जल्दी चला जाता है और कितना ज्यादा यहाँ पर मतलब मुश्किल होता है चलने के अंदर। अपना हमसे कहता है कि इतनी एनर्जी जितना तू बोलने में लगा रहा है उतना अगर इस वैगन को खींचने में लगेगा तो तू मतलब काफी जल्दी आसानी से इसको खींच पाएगा। वाइस लीडर कहता है कि हम लोग इस वैगन को लेकर ही क्यों आए हैं, जबकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो एक बॉक्स पड़ा है सोने वाला, तो आखिर हम लोग इस वैगन को यहाँ पर क्यों ले जा रहे हैं, मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। फिर हम देखते हैं ऐसा करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो रात का डेरा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो वाइस लीडर होता है वो कहता है कि हम लोग यहीं पर रुकने वाले हैं। अपना हमसे भी इसके लिए एग्री करता है और हम देखते हैं ऐसे करते हुए शाम हो जाती है। वो लोग आग जलाकर आसपास में बैठे होते हैं। यहाँ पर जो वाइस लीडर होता है वो अपने हमसे से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर जो वैगन है उसे क्यों लेकर रहे हो, कम से कम तुम्हें मुझे तो बता ही देना चाहिए। अपने हमसे कहता है कि समय आने पर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं जस्टिस एलायंस के लोग यहाँ पर अपने हमसे के पास में आ जाते हैं। उनमें से एक बंदा अपने हमसे के पास में आता है और कहता है कि वेल एक्सक्यूज मी, हम जितने भी जो लोग हैं वो ट्रांसपोर्ट यूनिट से हैं जस्टिस एलायंस की, एंड अभी काफी ज्यादा लेट हो चुका है, हम लोग सफर कर रहे थे तो अभी हमको कहीं पर रुकना होगा, तो क्या हम आपके पास में रुक सकते हैं। अब इन बातों को सुनकर अपना हमसे कहता है कि जो तुम्हें करना है वो यहाँ पर करो। लेकिन हम देखते हैं पीछे से एक आवाज आती है और कहती है कि भाई पूछ ही क्या रहा है इनसे, इनको पैसा भी दे दे यहाँ पर रुकने का। ये किसी और की नहीं बल्कि जंगल हवी के बेटे हैं, यानी सुपुत्र सूर्यों की होती है। अब हम देखते हैं उसको देखकर यहाँ पर जो मतलब ये बंदा होता है वो कह रहा होता है कि यंग मास्टर जेगल। अब जेगल का सरनेम सुनते हैं अपना एमसी का दिमाग ठनक जाता है एंड वो मन में सोच रहा होता है क्या इसका नाम मतलब इसका सरनेम जेंगल है। अभी तक अपने एमसी को ये बात मालूम नहीं है कि ये जो बंदा वो कोई और नहीं बल्कि जंगल हवी का ही सुपुत्र है। फिर वो बंदा उस बंदे को मतलब कान पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुमने अभी अभी क्या किया, ऐसे छोटे मोटे बास्टर्ड से तुम अगर परमिशन मांगोगे तो तुम मेरी जो इज्जत है उसे और भी ज्यादा कम कर दोगे। फिर हम देखते हैं ये जो यंग मास्टर होता है वो सीधा अपने हमसे के पास में जाता है और अपने हमसे से कहता है कि मैं हूँ जेगल सुन रहा हूँ, और तुम्हें देखने से ऐसे लग रहा है कि तुम लोग भिखारी हो, तुम्हें मार्शल आर्ट का कोई नॉलेज नहीं है, तो क्या तुम इस चीज को लेकर काफी ज्यादा ग्रेटफुल नहीं हो कि हम लोग आज तुम्हारी रात को यहाँ पर रक्षा करने वाले हैं। अब इस बात को सुनकर जो वाइस लीडर होता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, आखिर तुम्हारी जो ये मदद है वो किसे ही चाहिए। अपना हमसी वाइस लीडर से कहता है कि शांत हो जा भाई, शांत हो जा, क्योंकि बाइक रेस विलेज के अंदर जाने के लिए हमें इनको यूज करने की जरूरत है। इस बार जो वाइस लीडर होता है वो भी शांत हो जाता है और कहता है कि ये जगह मेरे बाप की नहीं है, इसलिए तुझे मुझसे परमिशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जहां पर तेरा मन कर रहा है तो वहीं पर तुम यहाँ पर बैठ सकते हो, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पर जो जंगल सूर्यंग होता है वो कहता है कि देखा मुझे लगता है कि तुम भले ही कॉमन मैन हो, तुम्हारे अंदर कोई भी मार्शल आर्ट की स्किल नहीं हो, लेकिन तुम समझ सकते हो कि आके सामने वाला जो बंदा वो क्या कहना चाहता है। मैं यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरी बात को इतना ज्यादा इजीली समझ लिया। वहीं पर अपने मन में सोच रहा होता है कि थोड़ा काम डाउन हुआ जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो जंगल नाम का जब भी सरनेम सुनता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं उसको पूरी दुनिया से यहाँ पर मिटा दूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे खुद को थोड़ा शांत रखना होगा ताकि मैं जो बाइक रिजू विलेज है उसके अंदर एंटर कर पाऊं। फिर हम देखते हैं जो जंगल सूर्यंग होता है उसकी नजर पड़ती है अपने हमसे के वेगन के ऊपर, और वो अपने हमसे से कहता है कि वेल क्या ये तुम्हारी है, क्या तुम इसे बेचना चाहोगे, मैं तुम्हें इसके बदले में काफी ज्यादा अच्छा प्राइस पे करूंगा। फिर वो अपने हमसे का हाना का इंतजार नहीं करता और अपने लोगों से कहता है कि जाओ एक काम करो, अपना जो सामान है उस वेगन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दो, क्योंकि हमारी जो वेगन है वो टूट चुकी है, तो अगर हम इस वेगन का यूज करते हैं तो हम काफी ज्यादा इजिली और आसानी से और कम समय के अंदर जो बाइक रेजू विलेज है उसके अंदर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर वो ऐसा कर ही रहा होता है, लेकिन तभी अपना हमसे उसे रोक देता है और कहता है कि मैं इसे नहीं बेचने वाला। अभी वाली
बात को सुनकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो अपने हमसे से कहता है कि अभी अभी तुमने क्या कहा। अपने हमसे काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, आई मीन अपने हमसे नॉर्मली कहता है कि भाई ये जो चीज है वो मेरे फादर ने दी थी मेरे को लास्ट चीज, ठीक है ना, और ये मेरे फादर की लास्ट निशानी है, तो मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं बेच सकता। इन बात को सुनकर ये जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि आखिर ये स्टडी गली सी चीज के लिए तू इतना ज्यादा बड़ा क्या फस क्रिएट कर रहा है। इस पर अपने हमसे काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मेरे फादर की आखिरी मतलब जो चीज है वो स्टडी गली लग रही है। इन बातों को सुनकर वो बंदा कहता है कि नहीं नहीं मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। फिर अपने हमसे कहता है कि तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब था। वो बंदा कहता है कि अरे यार छोड़ इस बात को, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर ये जो वेगन अगर मुझे बेचना नहीं चाहते हो तो क्यों ना तुम ये जो वेगन वो मुझे रेंट के ऊपर दे दो। अपना हमसे कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। इस पर वो बंदा कहता है कि वेल मैं तुम्हें अगर तुम ये जो वेगन वो मुझे रेंट पर देते हो तो मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक नाइट का यहाँ पर है ना 2 सिल्वर टेल दूंगा और ये मुझे पता है कि ये मोर देन इनफ है तुम्हारे लिए। इस पर अपने हमसे भी उसे हाँ कर देता है तो वो अपने बंदों को कहता है कि जाओ और जो अपना सामान उसके अंदर रख दो। फिर वो वहां से जाते हुए अपने हमसे कह रहा होता है कि वेल अगर तुम मुझे ये जो वेगन है वो नहीं देना चाहते हो, बेचना नहीं चाहते हो, तो फिर एक काम करना, तुम है ना हमारे साथ में डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना। अब जबकि मैंने इस वेगन को रेंट पर ले लिया है तो मैं तुम्हें बाद में अपना जो काम है वो खत्म करने के बाद में ये वापिस से देने वाला हूँ, इसलिए तुम भी हमारे साथ में चलना जो बाइक रिजो है विलेज वहां पर, और जब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए तब मैं तुम्हें रेंट और जो ये तुम्हारी वेगन है वो वापिस से दे दूंगा। और इतना कहकर हम देखते हैं वो अंदर चला जाता है। वहीं पर जो वाइस लीड होता है वो अपने हमसे से कह रहा होता है कि यहाँ पर इस बंदे के अंदर कुछ ज्यादा एटीट्यूड है। अपने हमसे कहता है कि तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जितनी भी जो चीज है वो हमारे अकॉर्डिंग ही चल रही है। वहीं पर हम इस बंदे को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत, जो इसके जैसा लोली कॉमनर मेरे जैसे यहाँ पर जो है ना एक उत्तम श्रेणी के आदमी की बेइज्जती कर रहा है, इसको इसका भुगतान करना पड़ेगा। फिर इंसिडेंट होता है और हमें बाइक रेजो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अपने हमसी की बहना सो रही होती है, लेकिन तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है तो वो बाहर देखने का कोशिश करती है जहाँ पर सभी लोगों को यहाँ पर जैसे एलाइस के लोग पकड़ के ले जा रहे होते हैं। इस पर बहना को कुछ भी समझ में नहीं आता। वहीं पर जो मोटू होता है उनसे पूछता है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। वो बंदा कहता है कि हमें ऑर्डर मिले इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। मोटू कहता है कि कोई तो रीजन होगा, पहले हमें रीजन बताओ उसके बाद में हमें कहीं पर ले जाना। वो बंदा कहता है कि वेल मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, अगर तुमने कुछ भी यहाँ पर बोला ना तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा, बस चुपचाप मेरे को फॉलो करो। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपनी बहना ये सब कुछ देख ही रही होती है एंड उसे याद आ रहा होता है कि यहाँ पर जो डिप्टी लीडर था उसने कहा था कमांडर ने कि यहाँ से तुम चले जाना क्योंकि थोड़े समय बाद में जो जंगल है वो तुम सभी लोगों को खत्म कर देगा। तो यहाँ पर बहना को याद आ रहा होता है कि शायद से अभी जितने भी जो लोग हैं वो हमें पकड़कर मारने के लिए ही ले जा रहे हैं। वो ये देख ही रही थी लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर ये लाल बाल वाला छपरी आ जाता है और कहता है कि क्या देख रही हो। हम देखते हैं इससे बहना डर जाती है नीचे गिर जाती है। अब वो छपरी अपने हमसी की बहना से कह रहा होता है कि लगता है कि तुम यहाँ से भागने का कोशिश कर रही थी लेकिन तुम यहाँ से भाग थोड़ी ना सकती हो। अपने हमसी की बहना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं पर वो अपने हमसी की बहना का शकल पकड़ लेता है, चेहरा पकड़ लेता है और अपने हमसी की बहना से कहता है कि तुम थोड़ी सुंदर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एरोगेंटली एक्ट करो। वैसे तुमने उस दिन जो मेरे को ह्यूमिलेट किया था मैं उसका कोई भी बदला नहीं लेने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर है ना मेरे को बिल्कुल भी गालियां मत देना क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ वही कर रहा हूँ जो कि मेरे को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। सीन से उड़ता है और हमें बाइक रिजू इनर कासल वॉच टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जंगल भी होता है वो खड़ा होता है। उसके पास में स्कार वाला बंदा आता है और कहता है कि वेल जितने भी जो लोग हैं उन्हें पकड़ कर लेकर आ चुके हैं। जंगल अभी कहता है कि उन्हें थोड़ी देर बाद में यहाँ पर खत्म कर देना। वहीं पर जो ये स्कार फेस वाला बंदा होता है वो पूछता है कि डिप्टी कमांडर के साथ में क्या करना है। जंगल अभी कहता है कि वो मतलब मैंने उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी थी, वो थोड़ी बहुत होशियार भी थी, ब्रिलियंट थी और वो यहाँ पर थोड़ी बहुत काम में भी आती थी, लेकिन वो मेरी अगेंस्ट चली गई और अगर कोई मेरे अगेंस्ट में चला जाता है तो आखिर मैं उसे जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। स्कारफेस कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, हम लोग उसे मार देंगे। सिंसी उड़ता है और हमें दिखाया जाता है इस यंग मास्टर को जो कि अपने साथ में अपने हमसी को भी लेकर आ रहा होता है। तो अपने हमसी ने खुद को पोर्टर के रूप में बताया होता है। पोर्टर वो लोग होते हैं जो कि यहाँ पर सामान को इधर उधर ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर अपने हमसी ने बताया होता है कि हम पोर्टर हैं और हमको मजदूरी दे देना, हम तुम्हें यहाँ पर अपनी जो वेगन है वो रेंट पर दे देंगे और तुम्हारे लिए जो सामान उसे भी पहुंचा देंगे। यंग मास्टर ने भी इसके यहाँ कर दिया होता है और अभी अपना हमसी ऐसा ही कर रहा होता है। अब यहाँ पर जो अपना वाइस लीडर होता है वो अपने हमसे कह रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम खुद को एक पोर्टर डिस्गाइज करोगे, तुम्हारे अंदर तो सच में काफी ज्यादा ही भेजा है। अपना हमसे कहता है कि यहाँ पर है ना सामान को काफी ज्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो मेरे दिमाग में ये वाला आइडिया है। वहीं पर जो वाइस लीडर होता है वो कुछ ऐसी बातें करता है जिसके अंदर ये रिवील हो जाता है कि ये जो यंग मास्टर वो कोई और नहीं बल्कि जंगल हबी का सुपुत्र। अब इस चीज को सुनकर तो अपना हमसे भी काफी हैरान होता है एंड मन में सोच रहा होता है कि मेरे को तो लगा था कि इसका जो सरनेम है वही सिर्फ और सिर्फ जांगल है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये बंदा यहाँ पर जो जांगल है उसका बेटा है। फिर हम देखते हैं जो वाइस लीड होता है वो अपने हमसे से कह रहा होता है कि वेल यहाँ पर मैंने एक बात और सुना है कि एक वैल्यूबल आइटम को ये जो बंदा है यंग मास्टर वो अपने साथ में ले जा रहा है बाइक रिजो विलेज के अंदर, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ऐसे फालतू से आदमी को कोई भी वैल्यूबल आइटम यहाँ पर है ना ट्रांसपोर्ट करने के लिए देगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो बंदा होता है वो अपने वाइस लीडर से कह रहा होता है कि मरा मरा क्या चल रहा है, जल्दी से यहाँ पर उस
उसको खींच। वाइस लेडर भी कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वो अंदर बैठा होता है, लेकिन तभी वो फाइनली बाइक रोजी के पास में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर यंग मास्टर भी काफी खुश होता है और कहता है कि हम लोग फाइनली यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आगे वो इतना बड़ा कासल देखकर दोनों ही मतलब जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब यहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वो कह रहा होता है कि मैं ये सोच रहा था कि आखिर मेरे फादर को ये जो जगह है वो इतनी ज्यादा पसंद क्यों है। अभी यहाँ पर पता चल रहा है कि ये जो जगह है वो इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा मैग्निफिसेंट है, यानी बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है। फिर हम देखते हैं जो दरवाजा होता है बाइक रेज विलेज का वो ओपन होता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। वहां से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और यंग मास्टर को ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि आपके जो फादर हैं उन्होंने मतलब आपसे वो सामान मंगाया है। यहाँ पर यंग मास्टर कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि जो मेरे फादर है उनको मुझसे ज्यादा प्यारा और पसंद वो आइटम है, लेकिन चलो वो यहाँ पर जो आइटम है वो पीछे वैगन के अंदर पड़ा है, तो उसे उठाकर जो मेरे फादर उनके पास में ले जाओ। इस पर वो बंदा कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। वहीं पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर सारी जगह को देखकर मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर पिछले 16 साल में इतना सब कुछ चेंज हो चुका है कि जो मैं पहले यहाँ पर छोड़कर गया था, जैसा कि मैं यहाँ पर यूज्ड टू हुआ करता था इन चीज़ों को देखने के लिए, वो अब सारी चीज़ें यहाँ पर बदल चुकी है। क्योंकि पहले के टाइम में यहाँ पर है ना बहुत ही ज़्यादा खेती बाड़ी होती थी, एंड यहाँ पर ऑटोमन सीजन के अंदर जो कि अभी चल रहा है वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चमकीली सी लाइट चमकती थी, एकदम गोल्डन लाइट जैसा फसलों की वजह से। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, अभी सब कुछ बंजर हो चुका है। और जहाँ पर पहले छोटी छोटी नदियाँ हुआ करती थी, छोटे बड़े खेत हुआ करते थे, आसपास में विलेजर काम करते थे, अभी वहां पर कुछ भी नहीं है ऐसा। सिर्फ और सिर्फ एक फालतू सा ईंटों का यहाँ पर डेरा है, यानी कासल है। और इस कासल को बनाने के लिए उसने मेरी यहाँ पर जो जिंदगी उसे बर्बाद कर दिया, यहाँ पर मेरे फादर को मार दिया, और जो यहाँ पर मेरे मतलब जितने भी विलेजर्स के लोग हैं उनको यहाँ पर स्लेव बना लिया। जंगल अभी तुझे इन सारी की सारी जो चीजें उनकी कीमतें चुकानी होगी, जो भी तुमने मेरे और विलेज के साथ में किया है। फिर हम देखते हैं एक बंदा जो वाइस लीड होता है उसे कह रहा होता है कि खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है, जो भी वैगन के अंदर सामान है उसे बाइक जो विलेज के अंदर तुम्हें पहुंचाना है, यानी कास्टल के अंदर। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो जंगल अभी का ये सुपुत्र होता है वो अपने एमसी और उस वाइस लीडर से दोनों को रुकने के लिए कह देता है और कहता है कि आजकल बहुत सारे बहरूपी हैं जो कि अपने आप को मतलब जो स्पाइस है, जो कि अपने आप को पोर्टर के रूप में डिस्गाइज करके हमारे जो बाइक जो विलेज है जो कास्टल है उसके अंदर एंट्री लेना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि तुम भी उन्हीं में से एक हो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो अब इस बंदे ने यहाँ पर डबल गेम कर लिया। अगर थोड़ा भी कोई समझदार बंदा है तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। बाकी मैं भी इतना ज्यादा समझदार नहीं हूँ कि मैं तुम लोगों का एक्सप्लेन कर सकूं। अब हम देखते हैं यहाँ पर इन लोगों की बातों को सुनकर यहाँ पर है ना मतलब अपना हमसे भी थोड़ा हैरान होता है कि कोई इतना ज्यादा कमीना कैसे हो सकता है। यहाँ पर ये जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम फालतू की हंसी हंस रहा होता है, मन कर रहा होता है कि इसके एक मौका मैं यहीं से जेब दूं। यहाँ पर फिर सीन से उड़ता है और हमें इनर रोल का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोगों को इकट्ठा किया गया होता है। यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आखिर तुम हमारे साथ में ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, हमने तो तुम्हारे सारे ऑर्डर को फॉलो किया है। वहीं पर हम इस लाल छपरी को देखते हैं जो कि अपनी बहनों को बालों से पकड़ के लेके आ रहा है। भाई बालों को टच कर रहा है तू। हम देखते हैं जो लाल छपरी होता है वो अपनी बहनों को पकड़ के साइड में फेंक देता है और कहता है कि तू बीच बहुत ही ज्यादा शोर कर रही है। फिर हम देखते हैं मोटू को जो कि कहता है कि हियोन हियोन क्या तुम सही हो। वहीं पर हम देखते हैं जो हियोन होता है उसका चेहरा सूज चुका होता है। मोटू कहता है कि हे भगवान, कोई इंसान औरत के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है, कम टू इंडिया। हम देखते हैं ये जो बंदा होता है आई मीन ये जो लाल छपरी होता है वो यहाँ पर स्कारफेस के सामने जाता है और कहता है कि वेल हमने जितने भी जो लोग थे जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे उन सभी लोगों को पकड़ लिया और यहाँ पर लेकर आ गए। स्कारफेस कहता है कि गुड बॉय। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब अपनी हियोन होती है वो खड़ी हो जाती है एंड मोटू से कहती है कि क्या यही वो फ्यूचर है जो कि आप देखना चाहते थे। यहाँ पर जो मोटू होता है वो कुछ भी नहीं बोल पाता और कहता है कि यार मेरे को भी काफी ज्यादा शर्म आ रही है। फिर हम देखते हैं कोई जोर से चिल्लाता है कि इन सभी चीजों को रोक दो। ये कोई और नहीं बल्कि डिप्टी कमांडर होती है एंड कहती है कि आखिर यहाँ पर तुम लोग कर क्या रहे हो। यहाँ पर जो स्कारफेस होता है वो कहता है कि थैंक गॉडनेस तुम यहाँ पर आई, वरना मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर आने ही नहीं वाली हो। हम देखते हैं यहाँ पर जो डिप्टी कमांडर होती है वो कहती है कि क्या तुम यहाँ पर जो सीक्रेट क्लाउड पवेलियन है उनके सोल्जर्स को कमांड कर रहे हो, जबकि मैंने यहाँ पर ऐसा कोई भी परमिशन नहीं दिया था तुमको। क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो। अब यहाँ पर ये जो बंदा होता है स्कारफेस वो कहता है कि इस बार ऑर्डर तूने नहीं बल्कि सीधा पवेलियन हेड ने दिया। ये वाली बात को सुनकर तो ये जो डिप्टी कमांडर होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है और फिर वो जांगे लवे की तरफ देखते हुए कहती है कि पवेलियन हेड ये सब कुछ क्या है। यहाँ पर जांगे लवे बस खड़ा खड़ा हंस रहा होता है जैसे कि मानो पागल हो गया हो। फिर हम देखते हैं स्कारफेस को जो कि डिप्टी कमांडर के सामने आ जाता है और कहता है कि आप कब तक ये नाटक करने वाले हो कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छी हो और बहुत ही ज्यादा लॉयल हो। हम देखते हैं यहाँ पर वो बहुत सारी बातें कर रहा होता है एंड इसी के सामने कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुमने इन लोगों को यहाँ पर पहले ही खबर दे दी थी कि तुम लोगों को यहाँ पर मारे जाने वाला है। इन बातों को सुनकर डिप्टी कमांडर कहती है कि हाँ मैं समझ गई आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वो से कहती है कि अच्छा तो क्या तुम मेरे को एक हिपोक्रिप्ट कहने का कोशिश कर रहे हो। स्कारफेस कहता है कि हाँ समथिंग कुछ वैसा ही। फिर हम देखते हैं लोगों की ऐसी बातें चल रही होती है कि यहाँ पर है ना मैं जस्टिस अलायंस को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि मैं जस्टिस का साथ दे सकूं, लेकिन यहाँ पर मैं जब आई तब मैंने देखा कि यहाँ पर जस्टिस नाम की कोई बात ही नहीं है, सभी लोग एकदम इविल है, इविल से भी बहुत ही ज्यादा इविल है, तुम लोग जस्टिस का कोई भी काम नहीं कर रहे हो।
स्कारफेस बीच में रोकता है और कहता है कि जो पवेलियन हेड है उन्होंने तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी थी, लेकिन तुमने उनमें से किसी का भी सम्मान नहीं किया और तुमने लास्ट में उनको धोखा दिया। यहाँ पर डिप्टी कमांडर कहती है कि वेल हाँ, मेरे को अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा मिली थी, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे मैं एक डेमन बन जाऊं, मैं उसको यहाँ पर खुशी खुशी ठुकराना चाहूंगी। इन बातों को सुनकर लाल छपरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो कहता है कि पवेलियन हेड अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस नाकाम औरत का अभी जो सर है वो कलंक कर दो। अब यहाँ पर जो जांगल अभी होता है वो कहता है कि ठीक है बेटा, तू जा सकता है। फिर हम देखते हैं ये जो लाल छपरी होता है वो सीधा का सीधा अपनी सोड को बाहर निकाल लेता है। अब हम देखते हैं जो डिप्टी कमांडर होती है वो कहती है कि अच्छा तो तू मेरी तरफ अपनी सोड को पॉइंट कर रहे हो। फिर हम देखते हैं जो लाल छपरी होता है वो अपने साथ में कुछ लोगों को लेकर यहाँ पर जो डिप्टी कमांडर होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। डिप्टी कमांडर भी अपनी सोड को निकालती है और अब हम देखते हैं उन लोगों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। डिप्टी कमांडर काफी ज्यादा अच्छे से उन लोगों का मुकाबला कर रही होती है, लेकिन जिस हिसाब से उसकी पोस्ट है डिप्टी कमांडर, उस हिसाब की इतनी भी मतलब खास स्किल नहीं होती है डिप्टी कमांडर की। फिर हम देखते हैं लोगों का ऐसे ही फाइट चल रहा होता है, लेकिन तभी एक बंदा पीछे से यहाँ पर जो डिप्टी कमांडर होता है उसके ऊपर अटैक करता है। डिप्टी कमांडर उससे नीचे झुककर यहाँ पर डोज कर लेती है और वापस उसे ब्लॉक करते हुए उसे पीछे हटा देती है। फिर हम देखते हैं वो एक काफी ज्यादा खतरनाक हमला करती है और सामने वाले बंदे को यहाँ पर बीच में से ही कट कर देती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ऐसे फाइटें चल रही होती है। यहाँ पर जो डिप्टी कमांडर होती है वो काफी ज्यादा अच्छे से सभी लोगों को संभाल रही होती है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर आना टाइम बीत रहा होता है वैसे वैसे जो डिप्टी कमांडर होता है उसका स्टेमिना काफी ज्यादा यूज हो चुका होता है एंड उसके चेहरे पर भी कट भी लग चुका होता है। जंगल अभी इस चीज को देखकर कह रहा होता है कि तुम्हारे ऐसे फालतू की स्किल के साथ में तुम खुद को डिप्टी कमांडर कहती हो, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा हंसने लायक है, लेकिन फिर भी एक औरत होकर तुम काफी ज्यादा अच्छे से यहाँ पर लड़ रही हो। हम देखते हैं डिप्टी कमांडर को जो कि अभी बहुत ही ज्यादा थक चुकी है। वहीं पर अपने एमसी की बहना कहती है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो डिप्टी कमांडर, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। डिप्टी कमांडर कहती है कि मुझे माफ करना, मैं मतलब सबसे पहले इन लोगों के साथ में मिली हुई थी और मैं इन्हीं के जैसे हिपोक्रिट थी, लेकिन अभी मुझे पता चल चुका है कि मैं गलत हूँ, इसलिए मैं ऐसा यहाँ पर इन सभी लोगों को सब कुछ गलत करते हुए देखकर ऐसा प्रिटेंड नहीं करूंगी कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा है। आज से 16 साल पहले मैं ही वो थी जिसने तुम्हारा जो भाई है उसे बैटलफील्ड के ऊपर भेजा था। ये वाली बात को सुनकर योन काफी हैरान होती है। डिप्टी कमांडर कहती है कि उस टाइम में मैं जानती थी कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, मैं बस यही सोच रही थी कि ये जो पवेलियन हेड है उनके ऑर्डर है, अगर मैं चाहती तो मैं तुम्हारे जो भाई है उसको वहां पर जाने से रोक सकती थी। वैसे भी तुम्हारा जो भाई है वहां पर जाने के बाद में जो जस्टिस अलायंस है उसकी ओर से फाइट कर रहा था यहाँ पर है ना, जो ब्लैक ऑक्स यूनिट है उसको ज्वाइन करके, लेकिन फिर भी इन लोगों ने जो तुम्हारा भाई है उसे यहाँ पर मरवा दिया। तो यहाँ पर बेसिकली इसको भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो अपने एमसी का भाई है वो यहाँ पर मारा जा चुका है, लेकिन थोड़े समय पहले इसने कहा था कि अपना एमसी का भाई जिंदा है, तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है। और वैसे भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इसको पता है या फिर नहीं पता है कि अपना एमसी जिंदा है या फिर नहीं जिंदा है। और फिर हम देखते हैं वो अपने एमसी के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताती है एंड वो कहती है कि वेल मैं अब यहाँ पर है ना किसी भी चीज़ को प्रिंट नहीं करने वाली हूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा है। मैं यहाँ पर अपनी लाइफ के अंदर किसी भी टाइप के जो इनजस्टिस है उसको सहन नहीं करूंगी, और मैंने जो भी यहाँ पर पीछे किया है, जो भी मैंने गलतियाँ की हैं उनको सुधारने के लिए मैं यहाँ पर फाइट करूंगी और फाइट यहाँ पर करते करते जस्टिस के लिए अपनी जान दूंगी। स्कारफेस वाला बंदा कहता है कि अच्छा क्या तुमने बातों को पूरा कर लिया, और इतना अगर वो डिप्टी लीडर के ऊपर अटैक कर देता है। डिप्टी कमांडर पीछे हटती है, लेकिन हम देखते हैं उसकी सोट टूट चुकी होती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। अब वो बंदा कहता है कि तुम तो इतनी ज्यादा पावरफुल भी नहीं हो, तुम तो एक फर्स्ट क्लास के वॉरियर भी नहीं हो, तो आखिर तुम इतना ज्यादा क्यों बोल रही हो। मुझे लगता है कि अभी गेम खेलने का टाइम खत्म हो चुका है और अब जो रियल थिंग है उससे स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं जो लाल बालों वाला छपरी होता है वो कह रहा होता है कि वेल इस बिच को मुझे मारने दो, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी फेयर स्किन वाली बिचेज होती हैं वो एकदम सेम ही होती है, सारी की सारी एकदम जहरीली नागिन होती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपनी जो डिप्टी कमांडर होती है वो कह रही होती है कि वेल भले ही हम लोग जहरीली नागिन हो या फिर जहरीला नागन, लेकिन तुम्हारा जितना जो चेहरा खतरनाक है, जितना जो तुम्हारा चेहरा वेनेमस है, अगर उसे कोई औरत देख लेना तो उसे पूरी लाइफ भर का ट्रॉमा लग जाए। ये वाली बात को सुनते ही इस लाल छपरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो कहते हैं कि तुम वो तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं आज तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और इतना अगर हम देखते हैं वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि अपने एमसी के बहना होती है, वो उससे भी साइड में देता है। और अब हम देखते हैं वो दोनों उसके सामने पड़ी होती हैं। लाल छपरी कहता है कि अब जब तुम दोनों मेरे सामने हो तो मैं तुम दोनों को एक साथ में मारूंगा, लेकिन तभी हम देखते हैं एक पीछे पर्पल कलर का ब्लास्ट होता है जिससे हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर अपने एमसी का एंट्री हो चुका है। अब ये वाले ब्लास्ट को देखकर जितने भी जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो एंट्री ले चुका होता है। अब सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है। वहीं पर जाएंगे अभी कह रहा होता है कि यार अभी और कौन आ गया। फिर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो वाइस लीडर को अपने साथ में लेकर आया होता है, और जो वाइस लीडर होता है उसने यहाँ पर जो जाएंगे लवी के सपुत्र जो यंग मास्टर जी सियोरोन होता है उसको अपना होस्टेज बना के रखा होता है।
जिसे देखकर जंग लवी की भी फट जाती है। एंड यहाँ पर वो कह रहा होता है कि आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। वहीं पर हम देखते हैं जो वाइसलेट होता है वो कह रहा होता है कि वेल अगर तुम अपने सुपुत्र की जान बचाना चाहते हो तो यहाँ पर जो अपने हथियार है वो डाल दो, क्योंकि अगर तुमने कोई भी स्टूपिड हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे इस बेटे को यहाँ पर मार डालूंगा। जंग लवी कहता है कि सोरियोंग आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। सोरियोंग कहता है कि फादर, जब आपने जो चीज मेरे को यहाँ पर लाने के लिए कहा था और मैं जब ऐसा कर रहा था तब इन लोगों ने एक ट्रैप बिछाया था, उसके अंदर मैं फंस गया और प्लीज फादर मेरे को यहाँ पर बचा लीजिए। वाइसलेट कहता है कि ओए पागल, किसको समझ रहा है, तू ही तो वो बंदा था जो कि हमें सबसे पहले मारना चाहता था, आखिर तू यहाँ पर झूठ क्यों बोल रहा है। हम देखते हैं जंग लवी को जो कि कहता है कि ये मतलब काफी ज्यादा इडियट है। फिर हम देखते हैं हमने हमसे को जो कि जंग लवी को देखकर सोच रहा होता है कि ये पर्सन है जायगा लवी और ये बंदा बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है इन 16 सालों के अंदर, आखिर मैं इस बंदे को कैसे भूल सकता हूँ। फिर जो जंगल अभी होता है वो अपने हमसे से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और आखिर तुम हो कौन। अपने हमसे कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। जंगल अभी कहता है कि इस दुनिया के अंदर मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं जिनको मैंने जस्टिस एलाइस के बेटरमेंट के लिए यहाँ पर मार डाला है, तो मुझे याद नहीं कि आखिर तुम कौन हो। वैसे अगर तूने जाने अनजाने मुझे ऑफेंड कर दिया और तू यहाँ पर माफी मांगने के लिए आया है तो मुझे माफ करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज तुमने मेरा बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब कर दिया है। इन बातों को सुनकर अपने हमसे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं पर जो डिप्टी कमांडर होती है वो कहती है कि आखिर ये बंदा कौन है। योन पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है, इसलिए वो कहती है कि ब्रदर, जिसको सुनकर सारे के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बातें करने लगते हैं। क्या तुमने सुना, हियोन ने अभी भी उस बंदे को ब्रदर कहा। ओ माई, क्या ये सच्ची में वही सिमो है जिसे आज से 16 साल पहले जो बैटलफील्ड है वहां पर ले जाया गया था। यहाँ पर जो अपना मोटो था वो कहता है कि क्या ये फॉर्मर चीफ का सन सिमो है, क्या सिमो वापिस से आ चुका है, ओह माई गॉड। और इतना कहते हैं वो नीचे पड़ जाता है। तभी हम देखते हैं जंगल लवी को जो कि कह रहा होता है कि आखिर 16 साल पहले सिमो आखिर है कौन ये बंदा, क्योंकि मतलब इसे याद नहीं आ रहा होता है। जबकि हमने देखा था थोड़े एक चैप्टर पहले यहाँ पर जो डिप्टी कमांडर था उसने इसे समझाया था कि आखिर जो सिमो है वो कौन है। पता नहीं ओतर ने भांग पी रखी है या फिर क्या हो रखा है, लेकिन मैं तो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या क्या हुई है। मतलब पहले ही तो तुम्हें बताया था डिप्टी कमांडर ने कि आखिर जो सिमो है वो कौन है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब अपनी डिप्टी कमांडर होती है उसे वापिस से बताने लगती है कि आखिर सिमो कौन है। वो बताती है कि इसे तुमने ना 16 साल पहले वहां पर भेज दिया था, उसके बाद ये ब्लैक ऑक्स यूनिट का मेंबर बन गया, तुमने इसे वापिस से मरवाने की कोशिश की और आज ये तुम्हारा काल बन के तुम्हारे सामने खड़ा है। ये वाली बातों को सुनकर जंगल भी हैरान होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो स्कारफेस वाला बंदा होता है उसे याद आ रहा होता है उस मेंबर की बात का जो कि उसने कहा था कि सिमो नाम का एक बंदा है जो कि यहाँ पर आ रहा है अटैक करने के लिए। एंड वो मन में सोचता है कि अच्छा, तो क्या वो जो बंदा है वो सच में यहाँ पर सब कुछ सही बोल रहा था। फिर हम देखते हैं जो जंगल अभी होता है वो यहाँ पर अपने हमसे कह रहा होता है कि अरे अरे मुझे याद आया, ब्लैक ऑक्स यूनिट ना, हाँ मुझे याद आया, वो मेरे जूनियर जूजिन की यहाँ पर एक पार्टी हुआ करती थी, यूनिट हुआ करती थी, और वो जो चीज है वो मेरे मतलब सिर के अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द किया था उसने। वो यहाँ पर फालतू का जूनियर, उसने पता नहीं एक फालतू सी यूनिट को यहाँ पर ना क्रिएट किया था और इसके साथ में वो यहाँ पर जो फॉरबिडन डेमन पैलेस है वो वहां पर चला गया था। जो हेवनली डेमन कोलाइसन एंड जो फॉरबिडन पैलेस है उन दोनों को साथ में अलाइन होने से रोकने के लिए वो बंदा सच में काफी ज्यादा ही बेवकूफ था और उसका मरना तो तय ही था। और अभी मुझे याद आ चुका है कि तुम कौन हो सिमो। अपना हमसे कहता है कि चलो अगर तुम्हें याद आ गया तो क्यों ना हम जितने भी जो चीजें उन्हें वापस से सेटल कर लेते हैं। इन चीजों को सुनकर यहाँ पर जो जंगल हुई होता है वो कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अपना हमसे कहता है कि वेल अगर तुम सच में कोई आदमी हो ना तो जल्दी से नीचे आओ और अपना जितना भी जो क्राइम है उसे एक्नॉलेज करो। ये वाली बात को सुनकर जंगल अभी जोर जोर से हंसने लगता है। एंड इसी के साथ अपने हमसे से कहता है कि तुमने 16 साल तक मेरे से बदला लेने के बारे में सोचा होगा, लेकिन देखो तो सही तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है, क्योंकि 16 साल पहले तुम मानो शेर की गुफा के अंदर ही आ गए हो। तुम मेरे एरिया के अंदर आकर ही मुझे कह रहे हो कि मैं अपने क्राइम को एक्नॉलेज कर लूं। हाँ मैं एक्नॉलेज कर तो लूंगा, लेकिन यहाँ पर मेरा कुछ कोई भी बिगाड़ नहीं सकता और मैं तुम्हें मारने के बाद में एक और क्राइम करने वाला हूँ। तो ये मतलब एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट ही होगी तुम्हारे लिए। और अब हम देखते हैं वो अपने सभी लोगों को कह देता है कि जाओ और इसे यहाँ पर मार डालो, जिसके साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वाइस लीडर अपने जो यहाँ पर नाइफ होता है उसे यंग मास्टर के ऊपर रख देता है और कहता है कि अगर तुम लोग अपनी जगह से हिलाना तो मैं इसकी गर्दन को उड़ा दूंगा। इधर जंगल अभी कहता है कि इससे मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये एक नंबर का फालतू सा सन है जो कि एक छोटी सी चीज को भी मेरे पास में नहीं लेकर आ सका सक्सेसफुली। अब यहाँ पर अपना सुपुत्र कह रहा होता है कि फादर आप ऐसा कैसे कर सकते हो। इधर यहाँ पर वाइस लीडर को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये किस टाइप का बाप है। फिर जंगल अभी कह रहा होता है कि देखते मतलब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो, जिसके साथ में सभी लोग हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो अपने हमसे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। यहाँ पर लाल से
अपने हमसे से कह रहा होता है कि तुमने कहा कि सीमो हो तुम, है ना। मुझे याद है आज से 16 साल पहले तुम्हें यहाँ से ले जाया गया था। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारे फादर को मार दिया था। ये वाली बात को सुनकर अपना हमसी काफी हैरान होता है। वहीं पर वो बंदा अपने हमसी की बहन की तरफ देखते हुए कहता है कि वैसे तुम्हारी जो बहन है वो भी गजब का माल है। मैंने देखा उसकी जो स्किन है वो काफी ज्यादा फेयर है। एक बार मैं तुम्हें मार दूं उसके बाद उसकी साथ में मैं अपनी जो रातें उसे रंगीन करूंगा। वो ये सारी बातें बोल ही रहा होता है, लेकिन अपने हमसी को काफी गुस्सा आता है। उसकी तरफ एक शेडो हैंड आता है और उसकी चकना चूर कर देता है, मतलब एकदम मसल देता है। क्या बोले, इसकी हड्डियां भी नहीं बचती। यहाँ पर इस चीज को देकर जितने भी जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हम देखते हैं उसकी बॉडी का पूरा एकदम पानी बन चुका होता है। अब इतनी खतरनाक डेथ तो यहाँ पर जो जंगल अभी है, जो स्कार फेस वाले बंदे हैं, उनको भी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर हम देखते हैं अपना हमसी सभी लोगों से कह देता है कि अपनी जगह से बिल्कुल भी मत हिलना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम लोग यहाँ पर मरने वाले हो। वहीं पर हमें कासल के बाहर दिखाया जाता है जेट एम्प्रेस आ चुकी होती है और कहती है कि अच्छा तो यह है बाइकरेज विलेज, इसके अंदर तो बहुत ही बड़ा कासल बनाया गया है। वहीं पर एक जो बंदा होता है उसके साथ में ब्लैक लोटस का मेंबर वो कह रहा होता है कि वैसे मैडम आपके पास में अगर कोई और भी ज्यादा अगर आप मुझसे कोई काम कराना चाहते हो तो आप मुझे ऑर्डर दे सकते हो। लेकिन तभी उसे कोई अजीब सी प्रेजेंस महसूस होती है। वो इसके बारे में जेड एम्प्रेस को बताता है। जेड एम्प्रेस कहती है कि मैं ऑलरेडी जानती हूँ इसके बारे में, और फिर वो कहती है कि यहाँ पर है ना तुम लोग छुपना बंद करो और जल्दी से बाहर आ जाओ। जिसके साथ में हम देखते हैं जंगल से बहुत सारे लोग यहाँ पर बाहर आने लगते हैं। इसी के साथ हम कहते हैं कि अरे वाह यार, तुम तो काफी ज्यादा क्विक थी हम लोगों को नोटिस करने में। ये कोई और नहीं बल्कि ब्लड द व्हाइट ब्लड यूनिट होती है, और यहाँ पर इनके साथ में यू सारन और ड्यूमी भी आई हुई होती है। यहाँ पर जो जेड एम्प्रेस होती है वो कहती है कि अच्छा तो तुम तो यहाँ पर व्हाइट ब्लड यूनिट हो जस्टिस एलाइज से, और तुम उनकी कैप्टन यूल सारन। और हम सारन को देखते हैं जो कि उन्हीं से कहती है कि क्या तुमने सुना, अभी अभी जेड एम्प्रेस ने मेरा यहाँ पर तारीफ किया, हाय हाय क्या ही बात है, ओहो बदोबदी। हम देखते हैं यहाँ पर उन्हीं को जो कि कह रही होती है कि वेल अपनी है ना थोड़ी बहुत डिग्निटी मेंटेन करो कैप्टन। वहीं पर जो जेड एम्प्रेस होती है उनसे साफ साफ कह देती है कि मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है और मैं जस्टिस एलाइज को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाऊंगी, इसलिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर जो सारन होती है वो कहती है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, कम से कम आपको थोड़ा सा हमें रीजन तो बताना ही होगा, एक्सप्लेन करना होगा कि आखिर यहाँ पर क्यों हो। इस पर जो जेड एम्प्रेस होती है वो कहती है कि मेरे ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है तुम्हें आंसर करने की। जिस बात को सुनकर ही जो सारन होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर जो उन्हीं होती है वो अपनी सोड को बाहर निकाल लेती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए सही रहेगा अगर जो कैप्टन है उनके जो क्वेश्चन है उनका तुम सही से जवाब दे दो, तो वरना तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। ये जो टेरिटरी है वो जस्टिस अलायंस से बिलोंग करती है, और तुम्हारे जैसा कोई हेवनली डेमनिक कोलाइसन का बंदा यहाँ पर अगर आता है तो उसे एक अच्छा सा रीजन देना होगा। इस बात को सुनकर जो यहाँ पर जेड एम्प्रेस होती है वो कहती है कि अगर मैं नहीं दूं तो इतना अगर वो अपनी जो एनर्जी होती है उसे रिलीज करने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन सब लोगों को काफी ज्यादा फट जाती है। सारन कह रही होती है कि हम लोग भी आपसे यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं है, बस हम लोग तो इतना जानना चाहते हैं कि आखिर आप यहाँ पर क्यों आई हैं, कहीं आप उस सीमा नाम के बंदे के पीछे तो नहीं है ना। ये वाली बात को सुनकर जो जेड एम्प्रेस होती है वो अपनी इंटरनल एनर्जी को बंद कर देती है, जिसकी वजह से इन्हें समझ में आ जाता है कि वो भी उसी के पीछे है। फिर जो सारन होती है वो कह रही होती है कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, सही से इसीलिए इसे जेड एम्प्रेस कहा जाता है। फिर जो जेड एम्प्रेस होती है वो सारन से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो, एकदम छोटे बच्चे की तरह। जो सारन होती है वो कहती है कि चलो ठीक है मैं इसे कॉम्प्लीमेंट की तौर पर ले लेती हूँ मैडम। मैडम नाम सुनते ही तो यहाँ पर जो अपनी जेड एम्प्रेस होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि क्या तूने मेरे को मैडम कहा। सारन कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं काफी ज्यादा वीक हूँ आपसे और आपसे बहुत ही ज्यादा छोटी भी हूँ, इसलिए मैंने आपको मैडम कह दिया। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्टेयर करने लगते हैं और ब्लैक लोटस का ये मेंबर मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये किस टाइप का फाइट है, अपनी लाइफ टाइम में मैंने पहली बार ये वाला फाइट देखा है। फिर जो सारन होती है वो यहाँ पर जो जेड एम्प्रेस होती है उसे पूछती है कि आखिर आप यहाँ पर क्यों रुक गई हो, आई मीन आप आखिर अंदर क्यों नहीं गई अगर आप यहाँ पर आ ही गई हो तो। जेड एम्प्रेस बताती है कि अभी भी जो सीमो है वो यहाँ पर भेस बदलकर कास्टल के अंदर गया है और अगर हम लोग भी अंदर चले जाते हैं तो हम लोग उसको डिस्टर्ब कर देंगे या फिर इंटरफेयर कर देंगे, इसलिए मैं बाहर से ही देखना चाहती हूँ कि आखिर जो सीमो वो क्या करना चाहता है। फिर वहीं पर हमारा इंस्टीट्यूट होता है और हमें दिखाया जाता है अपने हमसी को, जहाँ पर जो जंगल अभी होता है वो अपने सभी बंदों से कह रहा होता है कि वेल आखिर तुम लोग किस चीज से डर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है और तुम इतने सारे हो, जल्दी से उसको मार डालो। यहाँ पर जो स्कारफेस वाला बंदा होता है वो सोच रहा होता है कि डैम इट, यहाँ पर जो पहले नेडस है उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर ये जो बंदा वो कितना ज्यादा खतरनाक है। मैंने काउंटलेस बैटल लड़े अपनी जिंदगी के अंदर और जो मेरी बॉडी है जो कि काउंटलेस बैटल को सर्वाइव की है वो मेरे को चीख चीख कर कह रही है कि इस बंदे से पंगा भी मत लेना, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी मौत निश्चित है। वहीं पर जो जंगल अभी होता है उन्हें फोर्स करता है और कहता है कि जाओ उस पर अटैक कर दो। स्कारफेस वाला बंदा सोचता है कि यार अभी मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए हम देखते हैं वो अपनी सभी बंदों को ऑर्डर दे देता है कि तुम्हारे पास में जितना भी सब कुछ पावर है ना उन्हें यहाँ पर है ना एक साथ में इकट्ठा कर लो, क्योंकि हम सभी लोग एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करने वाले हैं।
एक बंदा रिमाइंड कराता है कि वेल अभी भी उनके पास में जो जंगल अभी है उनका सुपुत्र है, तो आखिर हमें उसका क्या करना है। इस पर जो यहाँ पर स्कारफेस वाला बंदा होता है वो कहता है कि क्या तूने अभी अभी पवेलियन हेड की बात को नहीं सुना, उसको यहाँ पर इग्नोर करो, अगर वो मरता है या फिर जीता है इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। अब इस बात को सुनकर तो इस बंदे का यहाँ पर मुंह उतर जाता है एंड वो कहता है कि मैं है ना जगल फैमिली का यंग मास्टर हूँ, तो पहले मेरे को बचाओ। फिर हम देखते हैं सभी के सभी लोग उसको इग्नोर करते हैं और 10 डायरेक्शन फॉर्मेशन नाम की एक फॉर्मेशन को बनाकर अपने अमसी को ऊपर यहाँ पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। सबसे पहले वो अपने अमसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर हम देखते हैं स्कारफेस वाला बंदा सभी को यहाँ पर ऑर्डर करता है कि एक साथ में उसके ऊपर अटैक करो, जिसके साथ में हम देखते हैं सभी लोग अपने अमसी के ऊपर अटैक करने के लिए एक साथ में बढ़ जाते हैं। इधर अपना अमसी यहाँ पर ब्रस्टिंग जोन सप्रेशन नाम की टेक्निक को यूज करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहां पर एक टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है और उसके अंदर सभी लोग यहाँ पर मतलब घूमने लगते हैं। अब ये वाली चीज को देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो टोर्नेडो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि हम देखते हैं देखते ही देखते उन जितने भी जो नॉर्मल सोल्जर होते हैं उनकी वहां पर मौत हो जाती है। यहाँ पर ये जो स्कारफेस वाला बंदा होता है वो कुछ ज्यादा पावरफुल होता है, इसकी वजह से उस टोर्नेडो के अंदर नहीं फंसता, लेकिन वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये किस टाइप का डेमोनिक टेक्निक है। फिर वो अपने हमसे से कहता है कि तुम इस टाइप की डेमोनिक टेक्निक से मेरे को नहीं हरा सकते हो, और इसी के सामने हम देखते हैं वो अपने अमसी को अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। अपना अमसी अपने हाथ में शैडो की को इन्फ्यूज करता है और उस बंदे की तरफ बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं वो उसके माथे के ऊपर अटैक करता है और उसके अंदर अपनी जो शैडो की होता है उसे इंजेक्ट कर देता है। अब इस चीज का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है एंड हम देखते हैं वो बंदा अपने अमसी को गालियां निकाल रहा होता है, लेकिन अगले पल हम देखते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान होता है। उसकी बॉडी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और उसके मुंह से यहाँ पर एक चीख निकलने लगती है। हम देखते हैं वो बंदा अपने अमसी से कह रहा होता है कि मेरी बॉडी, आखिर तुमने मेरी बॉडी के साथ में क्या किया है। इस पर अपना अमसी उसे बता देता है कि वेल मैंने तुम्हारी जो बॉडी है उसके अंदर शैडो की को इन्फ्यूज कर दिया है, यानी इंजेक्ट कर दिया। शैडो की के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा प्योर टाइप की यहाँ पर है ना डेमोनिक की है, और कोई जो नॉर्मल बॉडी है वो इस टाइप की जो प्योर डेमोनिक की है उसे नहीं संभाल सकती है। ये जो डेमोनिक की है अगर वो किसी भी नॉर्मल बॉडी के अंदर इन्फ्यूज हो जाती है तो वो उसकी धीरे धीरे पूरी की पूरी जो बॉडी है उसे पिघलाना शुरू कर देती है, इवन हड्डियों तक को भी। हम देखते हैं इसकी वजह से यहाँ पर है ना सभी की बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मौत होती है। तो यहाँ पर इस बंदे का भी यही हाल हो रहा होता है, उसकी बॉडी अंदर से धीरे धीरे पिघल रही होती है और ये बंदा इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। अपने हमसे उसे कहता है कि क्यों, क्या हुआ, ये चीज पेनफुल है क्या। एंड इसी के साथ में वो कहता है कि तुमने पिछले 16 सालों तक जो मेरे ऊपर अत्याचार किए हैं, जो तुमने यहाँ पर मेरे साथ में किया ना और मेरे फादर के साथ में किया है, ये उसके लिए, और तुमने जो मेरे विलेजर्स को यहाँ पर इतना ज्यादा स्लेव बनाया है, उनको इतना ज्यादा टॉर्चर किया है, वो भी मतलब उसके लिए भी है। मैं नहीं चाहता कि तुम एकदम आसानी से मर जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें डेथ देने का ये वाला तरीका चुना जो कि काफी ज्यादा क्रूअल और पावरफुल है, आई मीन पेनफुल है।